हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 11th क्लास में सेट्स चैप्टर के अंदर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। देखिए, आप लोग के एग्जाम अब बस आने ही वाले हैं, तो मैं आप लोग के लिए हर एक चैप्टर में से 5-5 या 10-10 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेकर के उनकी वीडियोस में आप लोगों को अपने चैनल पर अपलोड करता रहूंगा और आप लोग उनको देखते रहना और उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके उनकी प्रैक्टिस करते रहना। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस बार वाले एग्जाम में, और पिछले एग्जाम्स में भी ये कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। सेट्स चैप्टर के अंदर के 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, 5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। सामने मैंने डिस्प्ले पे आपको 4 दिखा रखे हैं। ये अभी एक क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी थी तो मैंने यहाँ शो नहीं किया, वो भी 5th नंबर पे आ जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चंस करने हैं, आप इनको खुद भी ट्राई कर सकते हैं और अगर ना आए तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर का, कि अगर ए और बी दो सेट हैं और ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 हमें दे रखा है। ये 5 सिंबल है, ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन एक्स जो है ये 5 हमें गिवन है। ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू है बी इंटरसेक्शन एक्स और इक्वल टू में दे रखा है 5, और A यूनियन X जो है वो इक्वल दे रखा है B यूनियन X के। तो हमें शो करना है कि A जो होगा वो B के इक्वल होगा, A सेट B सेट के इक्वल होगा। कैसे करेंगे? देखिए एक प्रॉपर्टी होती है कि A सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A यूनियन, सपोज जैसे मैंने X ही लिखा, A यूनियन X इंटरसेक्शन A। अगर आप A सेट का यूनियन किसी भी अदर सेट के साथ करें और फिर उसका इंटरसेक्शन दोबारा ए सेट के साथ करें तो हमें वापस क्या मिल जाता है? ए सेट मिल जाता है। ये एक प्रॉपर्टी है। अब ए यूनियन एक्स जो है वो बी यूनियन एक्स की इक्वल है, तो ए यूनियन एक्स की जगह पे हम बी यूनियन एक्स लिख सकते हैं। ध्यान रखना हमें बी के इक्वल लाना है लास्ट में। तो हमने क्या करा, इस ए यूनियन एक्स की जगह पे क्या लिख दिया? बी यूनियन एक्स। ये बात हमें गिवन है। इसको अगर हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें तो B के साथ इंटरसेक्शन में A हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यूनियन X के साथ भी इंटरसेक्शन में आ जाएगा A। तो A इक्वल टू आ गया हमारे पास यहां से A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन, ये कॉम्यूटेटिव लॉ है। और A इंटरसेक्शन X जो है वो 5 के इक्वल है, तो A यूनियन A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन, अगर A इंटरसेक्शन X 5 है तो इसकी जगह पे हम 5 लिख लेंगे। और इस तरीके से A जो सेट आया वो इक्वल आ गया किसके? A इंटरसेक्शन B के। सेम यही प्रोसेस हम B के लिए भी अप्लाई कर लेंगे, और अगर B भी A इंटरसेक्शन B के बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब A और B दोनों सेट कैसे हो जाएंगे? इक्वल। तो सेम बिल्कुल यही प्रोसीडिंग B के लिए करते हैं। B को लिख सकते हैं हम B यूनियन X इंटरसेक्शन B, और यहां पर B यूनियन X की जगह पर हम लिख सकते हैं A यूनियन X इंटरसेक्शन B। ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन X इंटरसेक्शन B। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको अंदर, और A इंटरसेक्शन B को तो एज इट इज रहने देते हैं, और B इसे लिख सकते हैं हम B इंटरसेक्शन X। कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, इंटरसेक्शन और यूनियन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। और B इंटरसेक्शन X जो हमें गिवन है वो 5 गिवन है, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन 5 हो जाएगा। और इसका यूनियन अगर 5 के साथ करेंगे तो 5 के साथ किसी भी सेट का यूनियन किया जाए वही सेट रह जाता है। 5 का मतलब होता है नल सेट, तो नल सेट का यूनियन आप किसी भी साथ करोगे वही सेट आ जाएगा। तो A जो है वो भी A इंटरसेक्शन B के इक्वल आ गया, और B जो है वो भी A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, तो इसका मतलब A सेट जो है वो B सेट के इक्वल हो गया, और यही हमें प्रूफ करके लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अगर A यूनियन B, अगर A यूनियन B इक्वल टू है A यूनियन C, और अगर A इंटरसेक्शन B इक्वल टू है A इंटरसेक्शन C,
तो प्रूफ करना है कि बी सेट जो है वो सी सेट के इक्वल है। तो बिल्कुल सेम यही वाले स्टेप्स इसमें भी चलेंगे। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम में आता रहता है। अगर हम बी सेट लेके चलें तो बी सेट को लिख सकते हैं हम लोग ए यूनियन बी ले लेते हैं जैसे, और इंटरसेक्शन बी। फिर वही वाली बात आ रही है दोबारा से, हम बी सेट लेके चल रहे हैं, ए का बी के साथ अगर यूनियन करें, किसी भी सेट का आप बी के साथ यूनियन करो और इंटरसेक्शन फिर दोबारा बी के साथ करो। यहां गौर करना, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पर भी बी है, ये कोई भी सेट हो सकता है। ए का यूनियन करो बी के साथ और फिर इंटरसेक्शन कर दो किसके साथ, बी के साथ, तो आपको वापस क्या सेट मिल जाएगा, बी सेट मिल जाता है। ये प्रॉपर्टी है। अब यहां पर ए यूनियन बी जो हमें गिवन कर रखा है वो ए यूनियन सी के इक्वल गिवन कर रखा है, तो ए यूनियन बी की जगह पे हमने ए यूनियन सी लिख दिया। फिर इसमें भी वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अंदर, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी एक बार ए के पास आ गया, यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो यहां पे हमारे पास हो गया b इक्वल टू, अब a इंटरसेक्शन b जो है वो a इंटरसेक्शन c के इक्वल है, तो a इंटरसेक्शन b की जगह पर हम a इंटरसेक्शन c लिख सकते हैं, और इसमें भी कॉम्यूटेटिव लॉ लगा रहे हैं, तो b इंटरसेक्शन c इसको लिख रहे हैं। अब देखिए यहां पे ना इंटरसेक्शन c जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन को क्लोज कर रहे हैं यहां पर, तो डिस्ट्रीब्यूशन को क्लोज करेंगे तो a आएगा, यूनियन में b आएगा और बाहर इंटरसेक्शन में c आ जाएगा। और फिर इसके बाद ए यूनियन बी जो था वो ए यूनियन सी के इक्वल था, तो ए यूनियन बी की जगह पे ए यूनियन सी लिख दे रहे हैं। अब देखिए क्या आ गया, यहां पर ए का और सी का यूनियन हो रहा है और फिर इंटरसेक्शन सी के साथ हो रहा है। तो दो सेट, अगर सी का आप किसी के भी साथ यूनियन कर रहे हो और फिर वापस इंटरसेक्शन सी के साथ कर दे रहे हो, तो इसका मतलब वापस क्या आ जाएगा आपके पास, सी सेट ही आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे सी सेट आ जाएगा, और इस तरीके से हमने प्रूफ किया कि बी सेट जो है वो सी सेट के इक्वल है। तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर से ही क्वेश्चन है, लेकिन कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दो क्वेश्चन है, एक्चुअली दो पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, दो चीजें प्रूफ करनी है हमें। तो फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है, जो ये फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम लोग, और फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हम RHS उतारें बस केवल, तो RHS है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। तो A माइनस B को हम जानते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, A माइनस B को लिख सकते हैं हम लोग A इंटरसेक्शन B डैश। अब A इंटरसेक्शन यहां पर भी है और A इंटरसेक्शन यहां पर भी है, तो A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, इसे क्लोज कर लेते हैं। A इंटरसेक्शन ये आ जाएगा B यूनियन B डैश, और B का अगर B डैश के साथ यूनियन करेंगे तो किसी भी सेट का अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करते हैं तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है। और यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन किया जाए, यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन किया जाए तो वापस वही सेट आ जाता है। तो इस तरीके से किसके इक्वल आ गया, ये LHS के इक्वल आ गया। तो हम राइट हैंड साइड लेके चले और हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ किया। प्रॉपर्टी हमने कौन कौन सी लगाई, A माइनस B को A इंटरसेक्शन B डैश लिखा, A इंटरसेक्शन यहां पर भी था, A इंटरसेक्शन यहां पर भी था, A इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रखा था, उसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्लोज कर दिया। फिर B यूनियन B डैश, किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करने पर यूनिवर्सल सेट आता है, ये एक प्रॉपर्टी लगाई हमने। और यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करने पर वापस वही सेट आ जाता है, एक ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई। और कितना आ गया हमारे पास, A। इसी तरीके से सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। सेकंड पार्ट में तो LHS ही ले लेंगे। LHS में है A यूनियन B माइनस A। सेम इसी तरीके जैसे A माइनस B को यहाँ लिखा था, यहाँ B माइनस A को लिखते हैं, तो B इंटरसेक्शन A डैश, फिर ये यूनियन है, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यहाँ यूनियन है यहाँ इंटरसेक्शन है, यूनियन जो था वो इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A डैश। तो हमें प्रूफ करके तो A यूनियन B लाना है, तो इसको तो एचजीटी रहने देते हैं, ये तो हमें लाना ही है। A का किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन किया जाएगा तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है, और यूनिवर्सल सेट का किसी के भी साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो वही आता है। जो यूनिवर्सल सेट का अगर इसके साथ इंटरसेक्शन करोगे A यूनियन B के साथ, तो वापस A यूनियन B आ जाएगा, तो इक्वल टू हो गया ये RHS।
यही हमें दोनों क्वेश्चन पार्ट्स में प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के अंदर है, और सॉरी मिसलिनियस के अंदर है, क्वेश्चन के फॉर्म में, एग्जाम्पल नहीं है। गिवन कर रखा है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो देखिए कैसे प्रूफ, अच्छा ये सबसेट कैसे प्रूफ करते हैं। सबसेट के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर एक्स एलिमेंट है किसी सेट का, और अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि एक्स एलिमेंट है बी का भी, अगर किसी सेट का कोई एलिमेंट है और आप ये प्रूफ कर दो कि वो एलिमेंट दूसरे सेट का भी है जनरल वे में, तो फिर हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो बी का क्या होता है, सबसेट होता है। इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे जो सी माइनस बी का होगा, और ये प्रूफ कर देंगे कि वो एलिमेंट सी माइनस ए का भी होगा। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब सी माइनस बी सी माइनस ए का क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। और ये कंडीशन हमें यहाँ पे दे रखी ए बी का सबसेट है। अगर इसकी कहीं पे जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। तो देखिए लेट करते हैं कि x कोई एलिमेंट है जो c माइनस बी सेट के अंदर आ रहा है। c माइनस बी का मतलब हुआ c इंटरसेक्शन b डैश, x बिलोंग टू c इंटरसेक्शन b डैश का मतलब हुआ कि x c में होगा, एंड इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, x b डैश में भी होगा। इंटरसेक्शन में वही आते हैं जो दोनों के अंदर होते हैं, तो सी में भी होगा एंड बी डैश में भी होगा। तो x बिलोंग करेगा सी में, एंड x बी डैश में अगर है तो इसका मतलब वो b में नहीं है। अगर कोई एलिमेंट बी डैश के अंदर है तो इसका मतलब वो b के अंदर नहीं है। और अगर x b के अंदर नहीं है तो ये बात भी कंफर्म है कि वो a के अंदर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि a जो है वो सबसेट है किसका, b का। अगर a b का सबसेट है तो जो एलिमेंट b में नहीं होगा वो a के अंदर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सबसेट के लिए कंपल्सरी कंडीशन है, क्योंकि अगर वो b के अंदर है तभी वो a के अंदर भी आ पाएगा, वरना a के अंदर नहीं आ पाएगा। अब अगर x c में है और a में नहीं है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि x बिलोंग कर रहा है c से, एंड x बिलोंग कर रहा है a डैश से। a में नहीं है तो इसका मतलब a डैश में है। और एंड के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं c इंटरसेक्शन a डैश। जब दोनों में है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में भी होगा। और c इंटरसेक्शन a डैश को हम सिंबल वाइज c माइनस a भी लिख सकते हैं। c इंटरसेक्शन a डैश को हम क्या लिख पाते हैं, c माइनस a। इस तरीके से हमने ये दिखाया कि अगर x c माइनस b में था तो कुल मिला के लास्ट में कितना आ गया कि x c माइनस a में भी है। तो यहां से बात प्रूफ हो जाती है कि c माइनस b जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, c माइनस a का। और यही बात हमें प्रूफ करके लानी थी। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से कर लेना इसको, कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस भी कर लेना इसकी, ताकि एग्जाम में आप इसे कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन था इसीलिए ये मैंने पीछे डिस्प्ले में नहीं दिखाया था, वहां पे जब मैंने सारे क्वेश्चन की लिस्टिंग करी थी तो वहां पे ये क्वेश्चन नहीं दिखा रखा था। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर एक टाउन है जिसमें 10,000 फैमिलीज हैं और 40% जो है वो शॉप ए में जा रही हैं, 20% जो है वो शॉप बी में जा रही है, 10% जो है वो शॉप सी में जा रही है, 5% जो है वो ए और बी में है, 3% जो है वो बी और सी में है, 4% जो है वो ए और सी में है, और 2% जो है वो सारी शॉप में जा रही हैं। और फिर आगे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, इन क्वेश्चंस के हमें आंसर्स देने हैं। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के सिलेबस से हटा दिया है, मतलब एनसीईआरटी के अंदर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलते हैं अब, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ज्यादातर ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो 5 मार्क्स इस क्वेश्चन से आपके बनते हैं पेपर। तो बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है। ये मत समझना कि यार एनसीईआरटी के अंदर नहीं है तो एग्जाम में नहीं आया, ये हर साल ही यहाँ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसको हम लोग करेंगे वेन डायग्राम से। तो ज्यादातर ये ऑब्जेक्टिव में आता है, तो मैं आपको इसको बहुत सिंपल वे में और बहुत आसान तरीके से करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो देखिए एक वेन डायग्राम हम इसके लिए बना रहे हैं। 3 सर्कल बना लेते हैं, एक फैमिली ए के लिए, एक फैमिली बी के लिए और एक फैमिली सी के लिए। ये ए फैमिली के लिए है, ये बी फैमिली के लिए है और ये सी फैमिली के लिए। ये 3 हमने सर्कल्स बना दिए।
अब जो जो चीज इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास वो हम इसमें रखते जाएंगे। पहले मैं लिख लेता हूं कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। टोटल फैमिलीज जो हमें दे रखी हैं, टोटल फैमिली, इसे सिंबल वाइज लिख लेते हैं। चलिए, टोटल फैमिलीज, टोटल फैमिलीज इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, पूरा ओवरऑल कितने लोग हैं फैमिली टोटल, 10,000। ठीक है। अच्छा, ये बाकी डेटा जो है वो परसेंटेज में है, तो वेन डायग्राम तो हम परसेंटेज के हिसाब से ही बना लेंगे, बाकी बाद में हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसमें अभी मैं केवल नंबर ऑफ फैमिलीज के हिसाब से रहने देता हूँ। टोटल फैमिलीज हैं वो 10,000 है, बाद में कंसीडर कर लेंगे इसको, अभी फिलहाल परसेंटेज में ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। ए शॉप में जाने वाली जो फैमिलीज हैं वो 40% है, बी शॉप में जाने वाली जो फैमिलीज हैं वो 20% है, सी शॉप में जाने वाली जो फैमिली है वो 10% है। यहाँ पे दे रखा है 10% फैमिलीज गो टू शॉप सी। 5% जो है वो ए में एंड बी में जा रही हैं, ए एंड बी में जा रही हैं 5%। इसके अलावा बी एंड सी में जाने वाली जो फैमिलीज हैं वो हैं, बी एंड सी में जाने वाली हैं 3%, और सी एंड ए में जाने वाली जो फैमिलीज हैं वो हैं 4%, और 2% ऐसी है जो सब में जा रही है, मतलब ए शॉप में भी जा रहे हैं, बी शॉप में भी जा रहे हैं, सी शॉप में भी जा रहे हैं, ऐसे कितने हैं 2%। तो ठीक है, फिर सबसे पहले वेन डायग्राम कंप्लीट करते हैं। जब वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो हमसे चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन पूछे, हम हर तरह के क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो देखिए, अब ए फैमिली, ए शॉप में जाने वाली जो है, अच्छा ये फैमिली ए नहीं थी, ये शॉप थी, शॉप ए, शॉप बी और शॉप सी, शॉप्स थी, ये फैमिली नहीं थी। तो ए शॉप के अंदर 40% फैमिली जाती हैं, इसका मतलब पूरा ए वाला जो सर्कल है इसमें टोटल हम कितना लिखेंगे 40। ध्यान से समझना इसको कैसे लिखते हैं। अब 40 में हमें कंफ्यूजन है, हम यहां कितना लिखें, यहां कितना लिखें, यहां कितना लिखें, यहां कितना लिखें, हमें पता नहीं है अभी। हमें डिवाइड करना है 40 को इस पूरे में, तो हमें कुछ भी किसी भी स्लॉट में क्लियर नहीं है कि किस स्लॉट में क्या हमें फिल करना है, तो इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। बी वाला भी हमें नहीं पता चलेगा, उसको भी स्किप कर देते हैं, सी वाला भी हमें नहीं पता चलेगा, उसको भी स्किप कर देते हैं। अब आती है बात ए इंटरसेक्शन बी की, जो ए और बी में कॉमन, तो देखो ए और बी में जो कॉमन जगह वो ये वाली है, ए एंड बी वाली जगह ये है, इसमें ये 2 स्लॉट है। अब इसमें भी कंफ्यूजन है, 2 में से हम कहाँ कितना भरें, नहीं बच सकते, तो इसे भी छोड़ देते, 2 वालों को भी छोड़ देते हैं, इसे भी छोड़ देते हैं, सी इंटरसेक्शन ए को भी छोड़ देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों शॉप वाले, ये बिल्कुल क्लियर जगह। देखो ये वाली जो जगह है ये ए में भी आ रही है, ये बी में भी है, और ये सी में भी है, ये वाली जगह बीच की जगह, ये एकदम क्लियर है कि यहां 2% लोग हैं, तो यहां हम 2% लिखेंगे। अब आते हैं ए एंड बी में 5% थे, ए एंड बी में 5% थे, 5% में से 2% यहां आ गए, तो यहां रह जाएंगे केवल 3%। बी एंड सी में 3% है, 3% में से 2 यहां आ गए, तो यहां 1%। सी एंड ए में 4% है, सी एंड ए में 4% है, यहां 2 रह गए, तो यहां पे 2 रह जाएंगे। ए के अंदर 40% है, ए का पूरा सर्कल 40 का है, इसमें 40 थे, तो देखो 3 और 2 5 और 2 7, 7% तो यहां पर आ गए। 40 में से 7 हटा दो तो कितने बचे 33, तो इसका मतलब 33% यहां पर 40 पूरा हो गया हमारा ए सर्कल के अंदर का। ए सर्कल के अंदर में 40 कंप्लीट करना था, बी सर्कल में हमें 20 कंप्लीट करना है, बी सर्कल जो है इसे 20 कंप्लीट करना है। एक बार डेटा देख लेते हैं, ए वाले में 40 था ना, हाँ ए वाले में 40 ही था, ठीक है। अब बी वाले सर्कल में हमारे पास 20 है, तो 3 और 2 5 और 1 6 हो चुका है, 20 कंप्लीट करना है, तो यहां हमें लिखना पड़ेगा 14, तब 20 कंप्लीट हो जाएगा। सी वाले में 10 है, तो 2 4 और 1 5, और है कितने 10 और 5 हो चुके हैं, तो यहाँ 5 आ जाएगा। और टोटल वैसे हम जानते हैं, टोटल जो परसेंटेज में बात चल रही, तो जो पूरा होगा वो कितना होगा 100% होगा। पहले इनका ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। 40 तो ए वाले ही आ जाएगा, 40 तो ए वाला हो जाएगा, 40 और ये 5 और 1 6, 14 और 6 करने पर ऐड 20 होगा, तो 40 और 20 अगर ऐड हुआ तो कितना होगा 60। तो कहने मतलब इन सर्कल्स के अंदर जो नंबर्स आए हैं उन सबका जो टोटल आ रहा है वो 60 आ रहा है, और होता कितना है 100%। इसका मतलब वो जो 40% रिमेनिंग बच रहा है वो बाहर आएगा, ना वो ए सर्कल में है, ना बी सर्कल में है, ना ही वो सी सर्कल।
अब हमारा ये पूरा 100% के लिए तैयार हो गया वेन डायग्राम। ये मेन चीज है इसकी, अगर वेन डायग्राम बन जाएगा फिर उसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूं मैं क्या करा मैंने। देखो ए वाले में कंफ्यूजन था, हमें पता नहीं चल रहा था कहां पे कितना नंबर हमें फिल करना है, तो सिंगल वाले तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, तो उसको हमने स्किप कर दिया। बी वाले को भी स्किप किया, सी वाले को भी स्किप किया। ए इंटरसेक्शन बी में भी कंफ्यूजन था, ए इंटरसेक्शन बी में दो स्लॉट थे, तो हमें नहीं पता था कहां पे कितना भरना है, तो उसको भी हमने स्किप किया। ऐसी बी इंटरसेक्शन सी को स्किप किया, सी इंटरसेक्शन ए को स्किप किया। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो था इसमें कोई डाउट नहीं था, ये जो था इसमें 2% थे, तो यहां पे मैंने कितने लगा, तीनों में जो कॉमन जगह थी वहां से 2 से उसको भरना शुरू किया। सबसे पहले उसको भरा, वहां पे 2 लिखा, फिर ए इंटरसेक्शन बी वाला लिया, उसमें 5 थे तो 2 यहां ले लिया, तो यहां 3 आ गया, और ऐसे करते फिर हमने पूरा वेन डायग्राम कंप्लीट किया। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछे गए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है पहला क्वेश्चन पूछा गया द नंबर ऑफ फैमिलीज विच गो टू शॉप ए ओनली। ए ओनली, गौर करना, ए ओनली। तो केवल ए में जो जाने वाले लोग होंगे वो कितने होंगे, यहां से देखिए केवल ए में, ये वाले लोग हैं जो केवल ए में जा रहे हैं, तो कितने हैं ये 33%। लेकिन 33% किसका, 10,000 का, 33% ऑफ 10,000। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेना, 33 अपॉन में 100 इंटू में 10,000 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 3300 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 3,300 फैमिलीज जो है वो केवल शॉप ए में जा रही थी। द नंबर ऑफ फैमिलीज विच डोंट विजिट परचेज फ्रॉम एनी ऑफ, जो किसी में भी नहीं जा रही है, तो किसी में भी नहीं जाने वाले कितने हैं, 40%। तो इसमें कितने हैं 40%, तो 40% ऑफ 10,000 आंसर इससे आ जाएगा। द नंबर ऑफ फैमिलीज विच डोंट विजिट परचेज फ्रॉम, अच्छा ये तो रिपीट, एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसको दोबारा नहीं कर रहे हैं, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखा है यहाँ पर, वही आंसर हो जाएगा कभी। द नंबर ऑफ फैमिलीज दैट परचेज फ्रॉम एग्जैक्टली वन शॉप, जो केवल एक शॉप से परचेज कर रही है, तो केवल एक शॉप से परचेज करने वाले ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी हैं, तो इसका मतलब फोर्थ पार्ट का जो आंसर है उसमें होगा 33 + 14 + 5, ये ऐड होकर 33 और 5 को ऐड करा तो 38 और 10 या तो 48 और 4 को ऐड किया तो 52 आ रहा है, इनको प्लस कर दिया तो 52% ऑफ 10,000 ये आ जाएगा। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है, द नंबर ऑफ फैमिलीज दैट बाय फ्रॉम एटलीस्ट वन ऑफ द शॉप्स ए बी और सी, जो कम से कम एक से ले रहे हैं, एक वाले भी हो सकते हैं, 2 वाले भी हो सकते हैं, 3 वाले भी हो सकते हैं, तो ये वो सभी लोग हैं जो कम से कम एक से ले रहे थे। अभी हमने इनका टोटल किया था, इन सबका टोटल जो आया था 60 आया था, तो इसका मतलब फिफ्थ वाले पार्ट का इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 60% ऑफ 10,000। ये वो फैमिलीज हैं जो एटलीस्ट एक शॉप से परचेज कर रही हैं। तो ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में से, बड़े मार्क्स में आपको क्वेश्चन इन्हीं में से कोई ना कोई मिल जाएगा, तो इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार लिखिए, बार बार करिए, तब ये क्वेश्चन आपको याद रहेंगे, दिमाग में बैठेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। थैंक्स।